आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू। सीएम धामी ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक, अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से देश को मिली मुक्ति। तीन नए आपराधिक कानून को लेकर मंगलौर में हुई गोष्ठी। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता ने लिया हिस्सा। सभी को तीनों कानूनों के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज भारी से भारी बारिश का अलर्ट। 4 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश रहने का पूर्वानुमान। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 50 दिन में पहुंचे लगभग 30 लाख यात्री। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून लागू हो गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए कानून के लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए देश की जनता को बधाई दी और कहा कि देश में सालों से चला आ रहा अंग्रेजों का कानून समाप्त हो गया है, जिसकी मदद से अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि नए कानून लागू होने से पहले ही विशेष बजट सरकार ने जारी कर दिया है। बता दें कि डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि 1973 में भारतीय कानून में अमेंडमेंट जरूर किया गया था, लेकिन ये पहला मौका है जब 3 कानून नए सिरे से लागू किए गए हैं, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन। अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू हो। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, इन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे, न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपये का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देश में कानून प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं, इससे क्या कुछ बदलाव होता है, देखने वाली बात होगी। से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है, अगर ज़रूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है। लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति पर, सरकारों की कार्यकुशलता पर, अनुभव पर जो है
कानून का जो है सही तरीके से पालन हो सकता है। और पहले से ही जो है ये सारे प्रावधान अब नाम बदलने से या धाराएं बदलने से इसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात है। और ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि सरकार हैं, पुलिस विभाग है, जिनको जो है इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी वो कैसे जो है इसको लागू करते हैं, सारा जो है इसी बात पर निर्भर करेगा। और इसके परिणामों का क्या असर है तो आने वाला समय बताएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी चुनाव जीतने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीघ्र ही सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर कुछ अस्पतालों को पीपीपी मोड पर दिया था, जिसमें रामनगर का सरकारी अस्पताल भी शामिल था। रामनगर में आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। नगर जब भी आता हूँ तब यहाँ के लोग भी, जनता भी और जनप्रतिनिधियों की एक ही शिकायत रहती है कि इसको पीपी मोड से हटाना। लेकिन अब जब सब लोग इसके विरोध में हैं तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड पे उन सबको हटा के जो है सरकारी व्यवस्था में रखें। कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्द ये कैबिनेट निर्णय मैं करूँगा और मुझे लगता है कि 30 सितम्बर से पहले सभी हॉस्पिटलों को हम सरकारी सिस्टम में ले आएंगे। अब हमको हर साल 750 MBBS के बच्चे मिल रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजों से हर साल 750 लोग MBBS कर रहे हैं। हमारे राज्य में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी भी अब 2 साल में पूरी हो जाएगी। रामनगर को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की वन्यजीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से काम भी चालू है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम बना रहे हैं और आप निश्चित मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय के बाद आप लोगों को इस तरह की योजनाएं यहाँ साफ देखने को मिलेंगी, जिससे रामनगर के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा। रामनगर में जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कैसे रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा और रामनगर के अंदर ट्रेन की सुविधा हो, बाकी और कनेक्टिविटी की सुविधा हो, उस सब के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मान के चलिए कुछ ही दिनों के अंदर पूरे रामनगर में जो विकास करना है उसका खाका आप लोगों के साथ साझा कर। मानसून सीजन शुरू हो चुका है और शहर में पहली बारिश ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। पहली बारिश ने जगह जगह हुए जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को बरसाती सीजन में नालों की सफाई न होने पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के नालों की सफाई बरसात से पहले न होने पर नालों में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर विधायक अधिकारियों के साथ बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन नालों की सफाई को लेकर की जाने वाली व्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर के नालों की अभी तक सफाई नहीं की गई है, जो भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति पैदा कर देता है। के लिए ज्ञापन दिया था और यहाँ लोग कांप रहे हैं बारिश से। आपको पता ही है कल कितनी गाड़ियां बह गई, चित्रा टाकीज पे, रानीपुर मोड़ पे, कनखल में, भीमगोडे में, ज्वालापुर में। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ नुकसान नहीं हुआ? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पानी नहीं भरा? लेकिन ये भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार केवल एसी बैठकों में ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए हर वर्ष उस समय नालों की सफाई शुरू कराते हैं जब जो है बरसात जो है होनी शुरू हो जाती है और बरसात जो है नुकसान कर देती है। वो इसलिए करती है ताकि बरसात आधा कूड़ा तो अपने आप बहा के ले जाए। आज हमने नाले के अंदर मीटिंग करी है, नाले के अंदर बैठ के, और ये दर्शाने की कोशिश करी है कि इस नाले में अभी तक हाथ नहीं लगा। धर्मनगरी हरिद्वार में माया देवी मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरेगिरी महाराज ने विश्व धर्म संसद की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट के द्वारा विश्व धर्म संसद की सभी गतिविधियों को पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। वह इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद ने यति नरसिंहानंद गिरी को समर्थन किया है। इसी के साथ हमारे ओर से विश्व धर्म संसद वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी गतिविधियों को आम जनता को पहुंचाया जाएगा, जो कि पूरे विश्व में कार्य करेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज,
आपके द्वारा विश्व धर्म संसद वेबसाइट का लॉन्च हुआ है। हमारा एक ही मिशन है, सनातन को कैसे बचाया जाए। आपने सनातन के लिए आज से नहीं, कहीं वर्षों से आपने एक ऐसी तपस्या की है, आपने एक ऐसी फौज तैयार की है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में सनातन का प्रचार प्रसार करेगी। और जितने भी अखाड़े हैं, जितने हम साधु संत हैं, जितना समाज है, सब आपके साथ तन से, मन से और धन से आपका सहयोग करेंगे। सभी सनातनी आपके साथ है और सभी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप जैसे भी आदेश करेंगे हम सब आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। सनातन विश्व का एक संगठन ऐसा तैयार किया जा रहा है। अभी तो ये बीज पड़ा है, जैसे आप पीपर का और बर का बीज देखते हैं, ऐसे बीज है। पर उम्मीद है कि आने वाले ये अपने आप में समय के साथ विशालता होगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। और इनके अंडर में तमाम जगह जगह तमाम इकाइयां भी और तब चीजें, वो अपने आप नरसिंहानंद जी को अधिकार रहेगा। रोज मरने सच्चा है कि ऐसी मौत हो जो आने वाले लोग कहें कुछ सनातन के लिए कर गया। देखिए, मेरे गुरुजनों का समर्थन मिला है। मेरे गुरु स्वामी हरिगिरी जी महाराज और हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज और मेरे गुरु प्रेमगिरी जी महाराज, मेरे गुरु भाई, हम सबका समर्थन आज विश्व धर्म संसद को मिला है। सनातन धर्म और संपूर्ण मानवता की रक्षा ये सन्यासियों का लक्ष्य है। जगत गुरु जी महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें ये लक्ष्य दिया था। हम अपने लक्ष्य पर अडिग हैं। सनातन की रक्षा ही हमारा कार्य है। सनातन की रक्षा करते करते यदि हमारे प्राण जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, धर्म की रक्षा के करते करते मोक्ष की प्राप्ति। खटीमा के मझोला ग्राम पंचायत के दाह ढाकी गांव में ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। बता दें कि गिल फार्म से राय सिख बस्ती की ओर लगभग 4 से 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य 6 महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने कराया था। अब यह सड़क बदहाल हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसमें घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और सड़कों और बड़े बड़े गड्ढे हो गए। वहीं लोक निर्माण विकास विभाग के अधिशासी अभियंता MC पलडिया का कहना है कि मानकों को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराया गया है। बरसात के कारण सड़क टूट रही है, इसका निरीक्षण कराया जाएगा। रोड बनाए हैं ये, इससे अच्छा तो खरंजा लग गया होता। रोड के ऊपर घास जमने लगी। हम तो यही चाहेंगे कि रोड को दोबारा बनाया जाए बढ़िया से। ना मटेरियल नहीं लगा, ये तो सामने है, इसकी गुणवत्ता चेक करवाई जाए। ये जो रोड है ये 2020 में 31 मार्च को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। खुशी तो थी लोगों के मन में कि वही बेहतर रोड बन रहा है और खुद विधायक जी इस रोड को जो है बनवा रहे हैं। इस रोड को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक सीजन भी पार नहीं किया है, 6 महीने ही पार नहीं हुए हैं और ये रोड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। इसमें वहाँ पर BDC बैठक में माननीय सदस्य द्वारा इसको उठाया गया था। इसे नदी में के किनारे है, जगह नदी के किनारे, इसमें पैच वगैरह बने हुए हैं, खराब हुआ है। तो ये इस मार्ग में जो ये JJM मिशन के अंतर्गत जो है पाइपलाइन पड़ी थी, उसकी वजह से है कुछ गड्ढे, कुछ ये नदी के किनारे तो पानी की वजह से ये खराब हो जाती है। वो मार्ग को बने हुए 3 साल से ऊपर हो गए। तो जैसे ही बरसात का सीजन बंद होता है तो इसमें रोड कटिंग के पैसे से इसमें पैच बनाएंगे। फिलहाल इसमें पैच वगैरह जहाँ पर ज़्यादा बड़े गड्ढे होंगे उनको बनाएंगे। मैंने अभी इसको सुना था तो PWD से इसमें बात की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा और इसकी जांच के लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगी। ये सारी चीज़ें जांच में निकल करके आ जाएंगी, तो जैसे भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए। बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा सीट पर मतदान होने वाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड निर्वाचन विभाग अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वहीं निर्वाचन विभाग ने दोनों विधानसभा सीटों के मतदाताओं की सूची तैयार कर ली है। उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट में कुल 1,02,145 मतदाता हैं, जिनमें से 49,658 महिला मतदाता और 52,485 पुरुष मतदाता हैं। तो वहीं मंगलौर विधानसभा में कुल 1,19,930 मतदाता हैं, जिनमें से 26 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।
माननीय आयोग द्वारा 10 जून को इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, बाई इलेक्शन, तो उसमें नियमानुसार सभी कार्रवाई करते हुए इलेक्टोरल रोल को भी नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जब तक एप्लीकेशंस आती हैं उसके अनुसार प्रोसेस करते हुए अब हमारे पास फाइनल संख्या आ चुकी है मतदाताओं की। और बद्रीनाथ अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर लगभग 1,02,145 कुल मतदाता हैं, जिसमें से कि यदि महिलाओं की बात करें तो 49,658 हैं, पुरुष मतदाता 52,485 हैं, और यदि आप थर्ड जेंडर की बात करें तो कुल 2 मतदाता इस प्रकार के हैं। पीडब्ल्यूडी की संख्या लगभग 994 है और 85 प्लस हमारे 732 हैं। इसी तरह से मंगलौर विधानसभा जो है, मंगलौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर हमारे पास 1,19,930 मतदाता कुल हैं, जिसमें से कि 26 थर्ड जेंडर के हैं, फीमेल्स हैं लगभग 56,617 और मेल्स हैं 63,287। सीमांत जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिहाज से बेहद खास महत्व रखता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसे में यहाँ पैदल चलने वाले मार्गों पर खड़े वाहन पर्यटकों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। लापरवाह तरीके से खड़े वाहनों के चलते पर्यटकों के साथ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। खड़े वाहन किस तरह पर्यटकों के लिए बन रहे मुसीबत, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन पर्यटकों के रास्ते में बन रहे रोड़ा, लोगों को निकलने में हो रही परेशानी, हादसे की जद में यात्री। सीमांत जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा के मुख्य स्थलों पर पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन जनपद मुख्यालय में लोगों के द्वारा पैदल चलने वाली जगहों पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसके चलते लोगों को बीच सड़क पर चलना पड़ रहा है। यात्रियों की समस्या पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम उत्तरकाशी में देखते हैं, विगत 10, 15, 20 वर्षों के बाद उत्तरकाशी मुख्यालय में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां अतिक्रमण न हुआ हो। हम यदि हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ लगी है और वह हमारा कोई सीरियस पेशेंट आता है तो उसको ले जाने में दिक्कत आती है। अगर भैरव चौक जाएं तो पैदल चलने में दिक्कत आती है। मुख्य बाजार में जाएं तो स्कूटर तो छोड़िए, पैदल चलने में दिक्कत आती है। स्टेट बैंक में जाइए तो वहाँ पर भी पैदल चलने में बहुत दिक्कत आती है। सभी लोगों ने अवैध तरीके से मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, टैक्सी हो, लोगों को जहाँ पर भी समय मिलता है या मौका मिलता है वहाँ अपनी गाड़ियाँ घुसा देते हैं। तो मेरा यह निवेदन है, नगर पालिका से भी निवेदन है और ट्रैफिक पुलिस से भी निवेदन है कि जहाँ जहाँ यहाँ अतिक्रमण हो रहा है उसको तुरंत बहाल किया जाए, हटाया जाए। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जिला अस्पताल के मेन गेट हनुमान चौक से लेकर हर जगह अनाप शनाप तरीके से वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। रही सही कसर रेहड़ी ठेले वाले ठेला लगाकर पूरी कर देते हैं। इसके चलते पैदल चलने वाले लोग परेशान हैं। बस अड्डे का निर्माण अंतिम चरण में है, पर उसके सामने अभी से ठेले लगने शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि यातायात पुलिस के कार्यालय के बाहर भी अतिक्रमण हो रखा। इसमें पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रकार से खोजी और जो दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं उसको उठाते हैं अपने चैनलों के द्वारा। मेरा मानना तो ये है कि ये तब इस प्रकार से शासन की नींद टूटती है जब कोई घटनाएं घट जाती है, जब कोई मतलब आम लोगों की सुनवाई का कोई वो नहीं हो रहा है। अचानक से कभी 2-4 साल में एक दिन जाते हैं कि हटाओ हटाओ। ये जरूरी है कि लोगों के जो दैनिक जीवन है वो सुव्यवस्थित होना चाहिए और इस प्रकार से जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं उसको किसी प्रकार से हमें उसका वो नहीं होना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। जो दुकानें लग रही हैं उनके कारण भी अतिक्रमण हो रहा है और बाजार में पार्किंग की उचित सुविधा न होने के कारण भी बाजारों में लोग आते हैं तो उनको चलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार को बाइकों के लिए व कारों के लिए मुख्यालय में पार्किंग बनानी चाहिए। जो बस रामलीला मैदान में पार्किंग है वो जो लोकल लोग हैं उनको निःशुल्क पार्किंग 1-8 घंटे के लिए जो मार्केट में परचेजिंग के लिए आ रहे हैं उनको देना चाहिए और फुटपाथ की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए ताकि जो गांव से लोग आते हैं वो राहगीरी हैं वे सड़क में अपने एक और स्वतंत्र रूप से बाजार में आ सकें, बस स्टैंड में जा सकें और बस स्टैंड में जो अतिरिक्त ठेलियां लग रही है उनको भी एक साइड में सरकार को लगाना चाहिए। बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियों से यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन प्रशासन भी किसी दुर्घटना के इंतजार में बैठा हुआ है। नगर पालिका भी इस ओर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहा। रोड पर ठेले गुमटियां भी जाम का कारण बन रही है, लेकिन नगर पालिका में भी इन ठेले गुमटियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं जिला अस्पताल के बाहर भी लोग गाड़ियां लगाकर गायब हो जाते हैं। ऐसे में अस्पताल में एम्बुलेंस के साथ मरीजों को भी जाम में फंसना पड़ जाता है।
1 जुलाई से स्कूल भी खुल रहे हैं। अब ऐसे में लोग स्कूलों के पास भी वाहन खड़े कर गायब हो जाते हैं। नगर पालिका में भी इस समय प्रशासक है और हमारे जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अतिक्रमण शहर के अंदर इतना हो चुका है कि आम मानस को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में वहाँ पे पहले अतिक्रमण हुआ था, नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। इस बेस पे हटाया गया था कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस स्वतंत्र रूप से अंदर जा सके, बाहर आ सके। आज की डेट में कंडीशन हो चुकी है कि वहाँ पे ठेलियाँ लग चुकी हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग की जा रही है, जैसी की तैसी स्थिति हो चुकी है। जिन लोगों का वहाँ पे धोखे थे उन लोगों को आज बेघर कर दिया गया। नंबर दूसरी बात, अगर बस स्टैंड की तरफ आए, यहाँ पे मैं भी एक दुकानदार हूँ, यहाँ पे अगर कोई भी दुकानदार लोकल आदमी अगर 10 मिनट के लिए कोई सामान लेता है तो तब तक पुलिस प्रशासन उस गाड़ी को हटा देता है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, हम व्यापार मंडल भी उसको सहयोग करने को तैयार है, हम एक आम नागरिक भी उसका सहयोग करने को तैयार है कि किस तरह से अपने शहर को सुंदर बनाया जाए, यातायात व्यवस्था ठीक की जाए, किसी भी को भी दिक्कत ना हो। एक फोर्स की मीटिंग लेके टीआई की और इंस्पेक्टर की वो करके अभी इसको जो इंक्रोचमेंट हुए हैं, आप जैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं ये लोग, तो इनको एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग करवाएंगे। यदि माल रोडों में या अंदर की रोडों में दोनों साइडों में गाड़ी लगी हैं तो उन्हें व्यापारियों से मिलके व्यापारियों के साथ मीटिंग करके एक साइड में करवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे जल्दी, और जल्दी ही इसका समाधान। यात्रा मार्गों पर खड़े वाहनों के चलते यात्रियों के सामने पैदल चलना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब प्रशासन इन वाहन चालकों पर लगाम लगाएगा, कब पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, जिससे यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब देखने वाली बात होगी कि कब प्रशासन यात्रियों की समस्या पर सुध लेता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। दरअसल उत्तराखंड में कई कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार इन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। इस पर देखिए मेरी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा संगठन और प्रदेश के 8 सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं आदित्य कोठारी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत चल रही है। हाईकमान और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर निर्णय लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के विषय में चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी मंत्रिमंडल की खाली सीटों को भरने को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर उठी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से जोर पकड़ने लग गई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में भाजपा ने मंत्रिमंडल की कुछ सीट खाली रखने को लेकर एक्ट प्लान भी शुरू किया है। त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल की 2 सीट खाली रखी गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश में फुल फ्लैश कैबिनेट दी है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इसलिए कैबिनेट की कुर्सियां खाली रखी ताकि विधायकों में जो रोष देखने को मिलता है उसे कैबिनेट की खाली कुर्सियों से थामा जाए। में आत्मविश्वास था कांग्रेस में, हमने हमेशा फुल कैबिनेट दी, और भाजपा में तो कैबिनेट का कोई महत्व ही नहीं है। दिल्ली से कागज आता है, एक आदमी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और हो। भाजपा को कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है। ये तो यहाँ हर पद रिक्त समझो, और जो ये रिक्त पद रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं कोई असंतोष न पैदा हो, सब देखे रहे, और अंत में जो है सबको यही कहना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे थे, हमारी गोद में गिरे नहीं करके। ये पद हमेशा भरे रहेंगे, खाली रहेंगे। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि धामी जी बड़ी समझदारी से काम ले रहे हैं कि अंगूर दिखाते रह रहे हैं उनको। कुल मिलाकर देखें तो कैबिनेट की खाली कुर्सियों को भरने को लेकर जहां बीच बीच में चर्चाएं जोर पकड़ती है, तो वहीं एक बार फिर धामी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लग गई है। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।